जय हिंद। देखिए, आज हम लोग मैथ के कुछ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चुनिंदा सवाल लेकर आए हैं आपके लिए। 2026 में क्लास 10 के लिए मॉडल पेपर जो बार बार क्वेश्चन ट्रेंड करता है हाई स्कूल में, आज उसी में से क्वेश्चन मैंने उठाया है। आप इसको विशेष रूप से ध्यान दीजिए और कहीं भी समस्या हो समझने में तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखिए, पहला प्रश्न है कि पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। देखिए, यह दो चर वाला रैखिक समीकरण से एक सवाल लिया है। बता रहा हूं कुछ फार्मूला, थोड़ा 2 मिनट देख लीजिए। देखिए, अगर मान लीजिए कि दो रेखा है, पहली रेखा इस तरह से एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक पहली रेखा और दूसरी भी रेखा इसी पर होकर जा रही है, तो बताइए दोनों रेखा को एक दूसरे पर रखेंगे तो संपाती हो जाएगी। मान लीजिए पहली रेखा है और ये दूसरी रेखा है, इसी रेखा को उठा करके इसी पर रख दिए हैं तो ये दोनों एक दूसरे पर संपाती हो गए और ये दोनों रेखा इस कंडीशन में है। तो देखिए, अगर इस कंडीशन में हो तो इसे प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। ये प्रतिच्छेदी रेखा है और इसका मात्र जो है एक हल होगा। देखिए, ये जो है ये संपाती रेखा कहेंगे, ये जो है आपका समपाती रेखा है। और ये देखिए, ये जो है एक दूसरे का पैरेलल है, यानी ये समांतर रेखा है। क्या है ये? समांतर रेखा। अच्छी बात बताइए, ये दोनों रेखा ये पहली रेखा इसका नाम है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये दूसरी रेखा का समीकरण है, यह है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये भी दूसरी रेखा है, ये पहली रेखा ये दूसरी रेखा, उसी तरह से दोनों रेखाओं के लिए हो जाएगा। अगर ये प्रतिच्छेदी रेखा है तो देखिए, दोनों रेखा पहली रेखा और दूसरी रेखा एक दूसरे को केवल मात्र एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करिए, मतलब इसका एक हल होगा। एक हल को ही अद्वितीय हल कहते हैं। एक हल को क्या बोलते हैं? अद्वितीय हल। और ये रेखा देखिए, ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो रेखा है ये पहली रेखा और दूसरी रेखा दोनों एक दूसरे को एकदम पूरे एक दूसरे को एकदम चौड़ कर गई है, यानी संपाती रेखा। और संपाती रेखा में ये जगह जगह मान लीजिए कि अब ये मान लीजिए कि एक हाथ और ये दूसरा हाथ एक दूसरे क्या कर रहा है? अच्छे से ढक रहा है। तो जब दोनों हाथ एक दूसरे को अच्छे से ढक ले, इसे बोलते हैं संपाती। तो देखिए, ये दोनों रेखा एक दूसरे को एकदम ढक लिया है तो संपाती है। और संपाती में मान लीजिए जब एक दूसरे को ढकेंगे तो जगह जगह एकदम पूरे जगह जगह पर एक एक पॉइंट पर भी एक दूसरे का प्रतिच्छेद यानी स्पर्श करेगी। और इस टाइम पर अनंत जगह यानी इसके अनंत हल होंगे। अनंत हल, अनंत हल कहिए या अनेकों हल कहिए। देखिए, इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन। अनंत हल बोलिए या अनेकों हल बोलिए। और समांतर रेखा आप ये देख लीजिए, ये पहली रेखा और ये दूसरी रेखा का कभी भी इसको इसी तरह से चलाते चले जाएंगे तो कभी आगे मिलेगी नहीं मिलेगी। ये सीधी रेखा चलेगी, हमेशा आगे तक चलती चली जाएगी, तो ये कभी भी एक दूसरे को ये प्रतिच्छेद नहीं करेगी, मतलब इसका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। देखिए, आप सवाल को केवल ध्यान से देख लेंगे, सूत्र देख लेंगे तो बाकी सब प्रश्न आप समझ नहीं लेंगे। क्या करें? देखिए, अगर प्रतिच्छेदी रेखा होती है, इसका कंडीशन होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल b1/b2। इस कंडीशन में ये होता है। और अनंत हल यानी को इसका होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और c1/c2। देखिए, संपाती हो तो तीनों a1/a2 b1/b2 और c1/b2 तीनों पद जो है आपस में बराबर होंगे। अगर समांतर हो यानी कोई हल नहीं हो तो टाइम पर a1/a2 बराबर b1/b2 इज नॉट इक्वल c1/c2 होता है। तो देखिए, समांतर में क्या है कि a1/a2 और b1/b2 ये दो पद आपस में बराबर होते हैं, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होता है। इसी तरह से अगर ये वाला देखा जाए अनंत हल, तो क्या होगा? ये दोनों इसमें भी बराबर है, दोनों इसमें भी बराबर है, लेकिन अनंत हल में माना संपाती में ये तीनों पद आपस में बराबर होते हैं और इस वाला पद में कोई भी पद आपस में बराबर नहीं होता। अब देख लीजिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि पी के किस मानों के लिए, यहाँ पर पी का मान क्या रखे, किस मानों के लिए एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय हल देख लीजिए कौन से, ही तो है अद्वितीय हल, मतलब ये कंडीशन लगाइए। तो इसमें सबसे पहले हम लोग हमेशा जो है तुलना करेंगे कि a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान और c2 का मान निकालना पड़ेगा। तो देखिए, पहला समीकरण से a1 b1 c1, दूसरा का से a2 b2 c2 हम लोग निकालेंगे। तो देखिए, पहला जो है x का गुणा क्या है 4, तो ये a1 का मान है। चलिए, b1 का मान कितना है p है और c1 का मान कितना है 8 है।
तो A1 B1 C1। ये देखिए दूसरा समीकरण। और कभी भी जब तुलना कीजिएगा तो विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर हमेशा बराबर होना चाहिए 0। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर तुलना करें x+y बराबर यहाँ पर 2 दिया है, तो सबसे पहले अगर अगर गुणांकों से तुलना कर रहे हैं A1 B1 C1 से, तो ये वाला पद को उठा करके हम लोग को पक्षांतर कर देंगे। तो ये बताए -2 को जब पक्षांतर करेंगे इधर, तब माइनस जब पद आएगा तो इधर क्या होगा +2 और ये होगा 0। उसी तरह से जो भी पद दिया होगा पक्षांतर कर, लेकिन इसमें पक्षांतर की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 और 0 दोनों में दे दिया। बढ़िया है। चलिए तुलना करते हैं। A2 का मान दिया है 2, A2 का मान कितना दिया है 2। B2 गुणक दिया है 2 और C2 का मान भी कितना है 2, यानी सभी के पदों का गुणक इसमें 2 है। अब देखिए P के किन मानों के लिए समीकरण एक अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है चूंकि यह समीकरण अद्वितीय हल है। अब बताइए जब समीकरण अद्वितीय हल है तो ये वाला कंडीशन लगेगा। सूत्र होगा A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2। मान रख दीजिए A1 का जो मान दिया है 4 है, A2 का मान है 2 इज नॉट इक्वल B1 का मान P और B2 का मान कितना दिया, B2 का मान 2 दिया है। देखिए 2 से कटा दिए, 2 दूनी के 4, 2 इज नॉट इक्वल P1/2। इसका हर के नीचे का मान लेते हैं। अब दोनों में हम राशि गुणा कर रहे हैं। चलिए गुणा करते हैं। P एकम P इज नॉट इक्वल, इसमें राशि गुणा करेंगे फिर ये गुणा, तो इसमें गुणा करेंगे तो P एकम P और ये वाला पद में गुणा करें तो 2 दूनी के 4। अब ये क्या कह रहा है कि P इज नॉट इक्वल 4, मतलब P का मान 4 के बराबर नहीं है। मतलब 4 को छोड़कर P के मान में 4 को हटा दीजिए। P में जो है इस वाला पद में 4 नहीं होना चाहिए, बाकी आप कोई भी पद रखेंगे तो ये अद्वितीय हल होगा। किसके अतिरिक्त? केवल तो 4 के अतिरिक्त। तो हम लोग फार्मूला यही लिखेंगे। अतः 4 के अतिरिक्त P के सभी मानों के लिए, P के सभी मानों के लिए समीकरण युग्म अद्वितीय हल है। ये आपका फाइनल उत्तर है। तो आप इसी तरह से इसी पर आधारित जो प्रश्न होंगे आप उसको घर पर जरूर लगाइए। और हम लोग बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन पर। आप इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब प्रश्न हम लोग 2 पर चलते हैं। करेगा कि पृथ्वी पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। चलिए भाई हम लोग पहले पृथ्वी बना दे रहे हैं। पृथ्वी हो गया और इस पर एक मीनार जो है ऊर्ध्वाधर इस तरह से खड़ी है। एक मीनार है जो इस पूरे पृथ्वी पर खड़ी है, ऊर्ध्वाधर माने सीधा खड़ी है। पृथ्वी के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। देखिए ये पूरा पृथ्वी है और यह मीनार है और मीनार के यह पाद बिंदु यानी उसका जड़ बिंदु है। तो कह रहा है कि पृथ्वी के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूरी है। मान लीजिए कि हम यहाँ पर बिंदु मान रहे हैं और ये बिंदु ए है, तो एक बिंदु 15 मीटर दूर है। मतलब मीनार के इस पाद बिंदु से, मीनार के यह पाद बिंदु से माने जड़ बिंदु से, और ये पृथ्वी के कोई एक बिंदु मान लिए और यहां से और यहां तक की जो दूरी है यह 15 मीटर है। ये जो दूरी है कितना भैया? 15 मीटर के दूर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो मीनार के अब शिखर मिला दीजिए इस बिंदु से। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मान लीजिए थीटा कितना दिया है? 60 अंश का। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। तो अब बताइए कि मीनार की ऊंचाई कितना होगी? ये वाला पूछ रहा है कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। मान लीजिए, चलिए इस बिंदु को मान लेते हैं हम, ये मान ले ए, ये मान लीजिए बी और इस बिंदु को मान लेते हैं सी। ये बिंदु सी है। सी और बी यानी मीनार के जड़ बिंदु से और ये जो भूमि के जो बिंदु है ये दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है? 15 मीटर दिया है। तो पूछ रहे कि तब बताइए कि मीनार के जब शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, तो देखिए इस बिंदु से अब मीनार का शिखर का उन्नयन कोण, देखिए उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर को देखने पर उन्नयन कोण बनता है। मान लीजिए कि आकाश में कोई पक्षी उड़ रही है, आप नीचे से ऊपर को देखेंगे तो जितना डिग्री का कोण बनता है हमेशा उन्नयन कोण होता है। मान लीजिए आप छत पर चढ़ गए और छत से किसी अब नीचे की वस्तु को देख रहे हैं, तो उस समय जो कोण बनेगा वो आपका अवनमन कोण होगा। तो उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर देखने पर हमेशा उन्नयन कोण बनता है। तो चलिए हम लोग का निकालना है, बताइए मीनार की ऊंचाई कितना होगा। माना
मीनार की ऊंचाई h मीटर है, मीटर में 3 मीटर मान लिया, यानी ए बी का मान हो गया h, ए बी का मान हो गया, तो थीटा का मान दिया है 60 अंश। अब देखिए क्या क्या एक देखा जाए तो ये जो है 90 डिग्री का कोण बनेगा, और जिस समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो, 90 अंश का हो, वो हमेशा त्रिभुज समकोण होता है। ये त्रिभुज समकोण है। तब बताइए समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा होगी वो हमेशा कोण होगा। समकोण त्रिभुज के सामने की जो भुजा 90 डिग्री के 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है क्या हम कोण, और जितना ये ऊंचाई दिया है ये आपका ऊंचाई या लंब है, ये आपका क्या होगा लंब, और से जो बच रहा है ये आपका हो गया आधार। चलिए देखिए थीटा दिया है 60 अंश, पूछ रहा है कितना लंब। तो एक बात बताइए कि जब आधार दिया हो और लंब पूछ रहा हो तो यही निकालेंगे। लंब में और आधार में संबंध होता है, आप पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में लाल बटा काका, लाल बटा काका। देखिए ये जो पहला जो ये अनुपात होता है हमेशा साइन के लिए होता है, ये दूसरा जो अनुपात होता है ये हमेशा कास के लिए होता है, और तीसरा जो ये अनुपात होता है हमेशा टेन के लिए होता है। तो बताइए कह रहे हैं क्या कि लंब और आधार, तो लंब आधार किसमें, लंब आधार, लंब और आधार यानी लंब बटा आधार किसके लिए, टेन के लिए। तो लंब एच का मान पूछ रहा है, आधार दिया है रख देंगे, यानी टेन थीटा। तो ले रहे हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में। तो त्रिभुज एबीसी में आएंगे तो क्या आपका दिया था टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। चलिए रखे टेन, थीटा का वैल्यू कितना दे रखे तो 60 अंश दिया है, लंब का मान यहां से तो एच दिया है, और आधार कितना दिए 15 मान रखेंगे। टेन 60 का मान होता है √3, टेन 60 का मान कितना होता है √3, एच बटा 3, एच बटा 15। अब क्रॉस गुणा करेंगे यानी कैंची गुणा, तो हर में एक मान लें, ये गुणा करेंगे तो एच एकम एच, और इसमें जब गुणा करेंगे तो 15 इंटू √3 मीटर होगा। देखिए ये वाला भी मान हो सकता है, या एक और बता रहे हैं 15, मान लीजिए कि ये उत्तर नहीं दिया ऑप्शन में, अगर ऑप्शन आ गए तो कर्ण 3 है, तो कर्ण 3 का मान होता है 1.732। अब इसका मान अब गुणा कीजिए, 15 दूनी 30 के 0 हासिल 3, 15 3 45, 45 और 3 48 8 हासिल 4, 15 7 105, 15 7 105, और 105 में 15 7 105, 105 में 4 जोड़ेंगे तो 109 हासिल 10, 15 कम 15, अब 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25, और जुड़े कितना 1 2 3, 1 2 3। मुझे विश्वास है कि आप इस प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं और ध्यान देते हैं कि तीन लोग का हम लोग का तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए ध्यान से देखिए, कह रहा क्या कि यदि 306 तथा 1314 का 118 है, चलिए सॉल्व चलते हैं। कह रहे क्या कि 306 और 1314 ये दो संख्या है, ये दो संख्या है। तो बताइए 306 तथा 1314 का मौसा, यानी पहली संख्या दिया है, पहली संख्या 306 और दूसरी संख्या दिया है, दूसरी संख्या वो आपका है 1314। मौसो दिया है, मौसो, मौसो कहिए या HCF कहिए, दुनिया की बात है, मौसो भी लिख सकते हैं, मौसो या HCF, मौसो भी लिखा होगा या HCF लिखा होगा, दुनिया की बात। 18 पूछ रहे हैं, 18 दिया है, तो बताइए LCM यानी लॉसो कितना होगा, लॉसो पूछ रहे हैं। चलिए एक सूत्र होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लॉसो गुणे मौसो। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला क्या है कि दो संख्याओं में जब दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वह लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होता है। ये आप लोग जरूर पढ़ेंगे, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, जब दोनों संख्या का आपस में गुणा करेंगे तो ये लॉसो और मौसो के गुणनफल के बराबर होगा। देखिए पहली संख्या का मान दिया है 306 और गुणे दूसरी संख्या का मान दिया है 1314, 1314। लॉसो का मान कितना दिया भैया, निकालना है एलसीएम, एलसीएम या लॉसो भी ले सकते हैं। मौसो का मान 18,
आप कटा दीजिए, ये गुणा पक्षांतर हो जाए 306 बटा 1314 18 बराबर LCM। अब भाग दीजिए, देखिए ये 3 से कटा रहे हैं, 6 से 6 18, 6 5 30 और 6 कम 6 51, 51 गुणे 1314 बटा 3 फिर 3 से कटा दिए, 3 17 51 यानी एलसीएम का मान हो गया आपका, एलसीएम जो होगा ये 3 17 51 17 में कर दिया। चलिए गुणा करते हैं 17 से और 13 14 में, 17 चौके 68 के 8 हासिल 6, 17 कम 17, 17 में 6 जोड़ेंगे तो 23 हासिल 2, 17 51, 17 51, 51 में 2 जोड़ेंगे तो 53 के 3 हासिल 5, 17 कम 17, 17 में 5 जोड़ेंगे तो 22, यानी हम लोग का लॉसा हो गया, यानी एलसीएम हो गया 22,338। चलिए अब हम लोग चौथा क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग प्रश्न 4 पर चलते हैं। करे कि यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य, यदि एक विद्यार्थी के प्राप्तांकों का समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान पूछ रहे हैं। बताइए, ये प्राप्तांक दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और कह रहे हैं क्या कि बताइए कि जब बारंबारता 6 एफ 6 10 5 दिया है तो बताइए इसका समांतर माध्य 25 देते एफ का मान। यहाँ पर एफ का मान पूर्ति करना है, बताइए एफ का स्थान पे क्या रखा है। देखिए सवाल जो है इस तरह से दिया था, आप लोग को पेपर में भी ऐसी टाइप करके देगा, लेकिन अब इसको हल करने के लिए मैंने सीधा खड़ा करके लिख दिया हूं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कोई भी प्रश्न हो, अगर ये देखिए ये जो है आंकड़ा वर्गीकृत आंकड़ा है, मैंने वर्ग अंतराल बना कर दिया है। और जब वर्ग अंतराल बना कर दिया तो सबसे पहले इस प्राप्तांक का यानी इस वर्ग अंतराल का सबसे पहले मध्यमान निकालेंगे। आप इसका मध्यमान निकालिए, मध्यमान को आप x मान लीजिए, मध्यमान का मान लीजिए भैया x मान लीजिए। x मानेंगे तो जोड़कर मध्यमान मतलब का वर्ग अंतराल को आप जोड़िए, उसका आधा कीजिए। तो 0 और 10, 0 और 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10, और 10 का आधा करेंगे तो कितना होगा 5। ठीक, आगे 10 और 20 कितना होगा 30, और 30 का आधा करेंगे तो 15। नहीं तो ये भी देखिए, आप गैप देख लीजिए, 0 10 के कितना बीच गैप 10 का, 10 और 20 के बीच कितना गैप है 10 का, 20 और 30 के बीच कितना गैप 10 का। तो 10 का अंतराल बना कर दिया है, तभी इसमें 10 जोड़ते चलिए। पहला हो गया 5, तो अगला 15, 15 को इसमें 10 जोड़ेंगे तो 25, फिर इसमें 10 जोड़ेंगे तो 35, फिर इसमें जोड़ेंगे तो 45 होगा। यानी ये 10 का गैप। अब या नहीं तो आधा आधा करिए जोड़ कर, जैसे 40 50 जोड़ेंगे 90, 90 का 45, ये भी हो सकता है। और देखिए जो बारंबारता जो दी है इसे मान लेते हैं एफ, इसे क्या मानेंगे एफ। अब क्या करते हैं कि यदि समांतर माध्य 25 है तो एफ का मान निकालना हो तो हम क्या करेंगे कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालने का 3 तरीका होता है, याद रखिएगा। समांतर माध्य निकालने का 3 तरीका है, जिनमें से एक तरीका होती है आपका प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि मैं इसी विधि का प्रयोग कर रहा हूं। तो देखिए आप सरल भाषा में आप क्या कीजिए कि एफ और एक्स, एफ में और एक्स में एकदम आप क्रॉस में, एफ में और एक्स में आप मल्टीपल कर दीजिए, बस हो जाएगा। एफ में और एक्स में गुणा कीजिए। चलिए तो बताइए एफ का मान कितना दे 6 और एक्स मान 30, तो 6 में 30 में गुणा करेंगे तो 6 5 30 होगा। आगे एफ हमें 15 में गुणा करेंगे तो 15 एफ होगा। अगला 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, और 10 में 35 में गुणा करेंगे तो 350, और 45 में 5 से गुणा करेंगे तो 225 हो जाएगा। गुणा कर लीजिए, देखिए 50 25 के 5 के हासिल 2, 5 के 20 2 22 यानी 225। देखिए उसके बाद क्या करेंगे, अब इसका योग करेंगे, यानी किसका, तो एफ एक्स का योग। तो योग को दर्शाने के लिए रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, तो सिग्मा एफ एक्स होगा, सिग्मा एफ एक्स। और ये बारंबारता को मान लेंगे हम लोग एन, ये आपका हो जाएगा पूरा एन और ये हो जाएगा आपका योग। तो देखिए पहले तो एक एफ जो है अलग एक विजातीय क्रम में है, तो इस 15 एफ को अलग हम रख लेंगे, 15 एफ अपनी जगह पर रहेगा, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। आप 15 एफ को आप जीव का चू रख दीजिए, अब बाकी बिना जो अचर पद है 30 है 150 है आप इसको एक जगह जोड़िए। तो देखिए 225 350 150 और ये कितना है 30, आप इसको जोड़िए।
कितना बनेगा 5 5 5 0 0 5 होगा 2 5 7 7 5 12 12 3 15 के 5 हासिल 2 3 5 5 1 6 1 7 ये आपका हो गया 755 देख लीजिएगा 755 होगा। अब ये वाला पद जोड़िए पहले तो देखिए अलग से एफ है तो इसको हम एफ ऐसे ही लिख देंगे और इसी में ये वाला पद और ये वाला पद आपस में जोड़ेंगे तो देखिए कितना होगा 6 6 12 6 6 12 12 और 10 5 15 देखिए 6 6 12 इसी तरह से 10 5 15 जोड़ दें 5 2 7 1 1 2 ये आपका हो गया 27 कितना हो गया आपका 27 हो गया। अब इसका हम लोग मान निकालेंगे। एक समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य को रिप्रेजेंट करते हैं बार एक्स से सूत्र होता है पदों का योग मतलब पदों के योग मतलब कहते हैं सिग्मा एफ एक्स अब बाटा पदों की संख्या मतलब एन यही सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटा एन। कहते हैं समांतर माध्य ध्यान से देखिए समांतर माध्य दिया है मान इसमें समांतर माध्य का मान दिया है 25 इसका स्थान 25 सिग्मा एफ एक्स का मान दिया है 15 एफ प्लस 755 अब बटा एन का मान दिया है एफ प्लस 27 एफ प्लस 27 दिया है। अब इसका क्रॉस गुणा करेंगे और में मान लीजिए तो इससे गुणा कर दीजिए चलिए 25 में तो गुणा करेंगे तो 25 एफ प्लस इसमें 5 कॉमन है क्या जी देखिए तो 5 कॉमन हम लोग कर सकते हैं 5 कम 5 कर जाएगा 5 कॉमन कर लीजिए नहीं तो क्रॉस भी गुणा कर सकते हैं चलिए 5 कॉमन कर लें तो 5 कॉमन तो 5 15 यहाँ पर करेंगे 5 कम 5 2 बचेगा 5 25 5 कम 5 देख लीजिए 5 कम 5 2 होगा तो 2 बचे तो इसमें 25 5 25 5 कम 5 नीचे दिया है एफ प्लस 27 अभी इसका भाग कर देंगे तो कर जाएगा 5 25 ये होगा 5 बराबर 3f प्लस 151 अब बाटा में f प्लस 27। अब चलिए क्रॉस गुणा कर दे रहे हैं तो हर एक मान लीजिए तो इसका इससे गुणा कर दीजिए इसका 3 पहले इसे गुणा कर 5f प्लस 5 7 35 के 5 हासिल 3 5 दिन 10 10 और 3 13 यानी 135 होगा बराबर का चिन्ह है ऐसे उतार देंगे। अब इसमें गुणा करेंगे तो 3f प्लस 151 देखिए 5f वाला और 3f वाला एफ और एफ के प्रजाति को हम एक जगह कर लेते हैं एफ वाला चर भी है और 5f वाला दोनों एफ वाला और एफ वाला एक जगह तो बताइए यहाँ पर कुछ भी चिन्ह है तो प्लस का है जब 5f के पास आएगा तो प्लस इधर पक्षांतर करें तो माइनस होगा 5f अपने स्थान पर आप प्लस 3f को लेंगे तो माइनस 3f। अब क्या करेंगे कि अचर पद 151 और 135 एक जगह कर लेंगे 151 प्लस पक्षांतर करेंगे तो माइनस 135 यानी 5f में से 3f घटाएंगे तो 2f होगा और इसको घटाएंगे तो 151 में से 135 घटाना है तो वहां से लेंगे 11 में से 5 जगह कितना होगा 6 11 में से 5 जगह कितना होगा भैया 6 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 4 में से 3 जाएगा 1 यानी आपका फाइनल 16 हो जाएगा इसका अंतर इंटू यहाँ पर देखिए 4 से डिवाइड कर सकते हैं कटा दीजिए 2 8 16 यानी फाइनल उत्तर हो गया आपका मान एफ का वैल्यू हो गया 8 यानी हम लोग क्या करेंगे कि एफ के स्थान पर यहाँ पर 8 रखेंगे कितना रखेंगे भैया 8 रखेंगे देख लीजिए। देखिए अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो हम बता रहे हैं यहाँ पर क्या कर लेंगे अगर दिखाई नहीं दे रहा तो हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं है ना अगर दिक्कत हो रही है तो हम लोग यहाँ पर कर दें चलिए अभी आपसे 5 बराबर 3f प्लस 151 बटा f प्लस 27 अब क्रॉस गुणा कीजिए 5f प्लस गुणा करते 5 7 35 के 5 हासिल 3 5 दिन 10 3 13 135 बराबर देखिए 3 गुणा कर रहे हैं इसका गुणा इससे पद से और इस वाले से गुणा करेंगे 3f 3f प्लस 151 क्या करेंगे 5f और 3f एक जगह कर लेंगे
5f अपनी जगह पर। अब बताइए 3f को जब पक्षांतर करेंगे तो प्लस यहाँ पर इस साइड में आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा -3f। और 151 और 135 से एक जगह कर लेंगे तो 151 अपनी जगह पर। और जब 135 के और इस साइड में लाएंगे तो जब प्लस है पक्षांतर के साइड भी इधर लाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह बदल देगा -135। 5f में से 3f घटाएंगे तो कितना होगा भैया 2f होगा। 151 में से अगर हम 135 घटाएंगे तो आपका फॉर्मूला होगा केवल 16। 151 में से 135 कितना होगा 16, घटा दीजिए 2 8 16, यानी f का मान हो गया 8। तो कह रहे बताइए यहाँ पर बारंबारता में जो f दिया है इसका स्थान पर क्या रखें कि इसका समांतर माध्य 25 है, तो भैया यहाँ पर 8 रखेंगे। क्या करेंगे 8। एक स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन चलते हैं 5 पर। देखिए क्या कर रहा है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है कब, जब उसके अंश से 1 हटा दिया जाए, और वह 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिए जाए। तो बताइए वह भिन्न का होगा। देखो बच्चों ओकर पूछा था भिन्न का है, तो एक भिन्न 1/3 हो जाती है। तो सबसे पहले हमने के माने के पड़ी कि भिन्न का लेना पड़ेगा। तो देखिए पूछ रहा है वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो देखिए जिस पर क्वेश्चन मार्क लगा हो भिन्न ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले बाबू तो को माने के पड़ी कि भिन्न का हो। अगर पूछ रहे कि बताइए भिन्न क्या है, तो सबसे पहले हमने के माने ही के पड़ी कि वो भिन्न क्या होगा। तो देखिए जिस पर क्वेश्चन मार्क लगे भिन्न ज्ञात कीजिए, आई ज्ञात कीजिए, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो पूछ रहा है उसी को आप मानिए, उसी को आप मानिए कब इतना मान है। तो भिन्न पूछा था। देखिए भिन्न जो होता है वह अंश बटा हर के रूप में रहता है। क्वेश्चन ऊपर ही अंश बटा हर के रूप में, अंश बटा हर के रूप में रहता है। तो बताइए माने कि हम अंश मान लिए x और मान लिए y, जरूर नहीं है आप ये भी मान सकते हैं बटा भी, कुछ भी, बस चर दर्शा दीजिए। चलिए माना सॉल्व ले चलते हैं। माना भिन्न जो दिया है वह है आपका x बटा वाई, x बटा वाई। मान लीजिए कि हम ऊपर वाले x मान लिए अंश, नीचे का हर को y मान लेंगे, यानी अंश हो गया आपका x, हर को मान रहे हैं y। तो जब यहां पर रखेंगे बताइए अंश क्या माने है x, हर का माने है तो y, यही आपका भिन्न है x और y का मान निकालना है। तो प्रश्न आंसर चलिए पहली शर्तानुसार, पहली शर्त के अनुसार जो क्वेश्चन दिया है उस शर्त के अनुसार करना है हम लोग का। एक भिन्न जो है 1/3 हो जाती है कब, जब ओकर अंश में कोई घटावल जाए 1। देखिए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से घटा। देखिए यहाँ पर अंश से घटा मतलब हर में कोई छेड़खानी नहीं, केवल कर है अंश से 1 घटाइए। कब 1/3 हो जाती है भैया, 1/3 कब होती है, जब उसके अंश से 1 घटाया जाए। तो देखिए पहले भिन्न क्या है x बटा वाई है, आप लिख दीजिए, अंश से 1 घटा दीजिए। तो अंश कितना दिया है x, यहाँ पर 1 घटा दीजिए। ये बताइए ये छेड़छाड़ दिया है कि हर का छेड़छाड़ कीजिए, नहीं, केवल कह रहे कि अंश के साथ छेड़छाड़ कीजिए, अंश से 1 घटाइए तो अंश से 1 घटाएंगे। अभी मत करिए कि नीचे वो घटा दिए लो, ऐसे नहीं करके, यानी केवल अंश में घटाना है। चलिए 3 यानी कैची गुणा करेंगे, 3 में x में गुणा करेंगे 3x, बीच में माइनस, 3 में तुम गुणा करेंगे 3 एकम 3, और यहाँ पर जब मल्टीपल करेंगे तो y एकम y। देखिए चर वाला और चर वाला दोनों एक जगह कर लेंगे, 3x अपने जगह पर, प्लस y को साइड में लाएंगे तो प्लस इधर है तो माइनस, ऋण 3 को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस इधर है तो +3। समीकरण पहला, समीकरण कहा जी पहला। अब देखिए क्या कर रहा है, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार देखो लो भैया क्वेश्चन लिखे पड़े शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त के अनुसार क्या कर, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। देखो कब, देखिए 1/4 हो जाती है, देखो क्वेश्चन भैया देख लिया 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। 1/4 हो जाती है, 1/4 हो जाती है कब, जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाए। इस बार कौन में छेड़छाड़ कर रहा है, हर में। तो देखिए भिन्न है x बटा वाई, छेड़छाड़ करेंगे हर में, कितना जोड़ा है 8, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 8। फिर मत करिए पहल का नहीं छेड़खानी, फिर कोई कि में जोड़ो, गलती हो जी एकदम। केवल कर रहे हर में तो हर में आप जोड़िए, फिर इसमें भी कैंची गुणा। चलिए हम लोग गुणा करते हैं, तो 4 में पहले x में गुणा करेंगे, ये वाला पद इसमें और ये पद इसमें, 4 में x में गुणा तो 4x,
और यहाँ पे जब गुणा करेंगे 1 से तो y प्लस 8 एकम y प्लस 8 एक अब हुआ y प्लस 8 एकम y प्लस 8। अब क्या करेंगे, चर वाला चर एक जगह, चलिए यहाँ पर चलते हैं 4x 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 ऐसे ही प्लस y इधर होगा तो माइनस y। अब बराबर कितना बचा 8। समीकरण दूसरा, समीकरण कोई दूसरा, देखिए समीकरण 1 है और यहाँ पर समीकरण 2 है, इसमें भी एक y है और इसमें भी एक y है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समीकरण 1 वो 2 से, समीकरण 1 वो 2 से। चलिए हम लोग बढ़ते चलते हैं। 3x माइनस वाई बराबर 3 और समीकरण दूसरा दिया है 4x माइनस वाई बराबर 8। समीकरण 1 और समीकरण 2 से ध्यान से देखिए, आप पढ़ेंगे कहीं ना कहीं, जब दोनों का चर बराबर हो तो अगर चिन्ह को बदल दिया तो ये प्लस माइनस कट जाएंगे। तो देखिए घटाने पर हम विलोपन तरीका अपना है, कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेट करिए तो यहाँ पर क्या है प्लस, घटाएंगे तो माइनस, यहाँ पर दिया है माइनस, ये होगा प्लस, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो क्या प्लस, घटाए तो माइनस। देखिए ये माइनस वाला प्लस वाला क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बेचारा डिलीट हो गया सर, दोनों प्लस माइनस गायब। देखिए यहाँ पर 3x है और यहाँ पर 4x है, घटाएंगे 3x में से 4x से कितना बची -x, क्योंकि माइनस वाले की संख्या ज्यादा है, घटाएंगे 3 में से 4 ऋण x, और 3 में से 8 घटाएंगे तो -5, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, यानी x का मान हो गया 5। कितना हो गया, x का मान 5। आप x का मान समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, हमारा विचार बा किस में रखे, 1 में 2 में। चलिए 1 में रखते हैं ना, 2 में रखा। समीकरण 2 से 4x माइनस वाई बराबर 8। आपको जिसमें विचार हो x का मान रखने के लिए, समीकरण 1 में रखे चाहे समीकरण 2 में रखे, y के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। 1 में रखेंगे तो उतना ही उतर आएगा, 2 में रखेंगे उतना ही उतर आएगा। अब बोलना से मत भड़क जाएगा कि भैया इन्होंने भड़का देते रहना हमें क्या। 4 इंटू मैंने गुणा, x के स्थान पर दी है 5 माइनस वाई बराबर 8। 4 में 5 से गुणा करेंगे 4 5 20 माइनस वाई बराबर 8। ये बताइए यहाँ पर क्या है प्लस, इस बराबर तो क्या होगा -8, तो -8 है उठा के अगर फेंको तो माइनस है तो प्लस, यानी y ऐसे ही अपने जगह पर। अब 20 में 7 घटे तो बबुआ कितना है 12, कितना होगा 12। अब हो गया 5 12, यानी भिन्न का मान दे दिया है x बटा y, है ना माने थे शुरुआत में x बटा y। तो देखिए भिन्न यानी x का मान दिया कितना 5, y का मान 12, यानी यह भिन्न। एकदम करेंगे तो आप आएगा उत्तर। देखिए संशोधित भी कर सकते हैं, मिलान भी कर सकते हैं कि क्या गलत है कि सही है। कह रहा है क्या कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। कब 1/3 हो रहा है, जब उसके अंश से, देखिए 5/12 है ना, उसके अंश से कितना घटाइए 1, चलो घटावा 1, तो 5 में से कितना है 4, अब बटा में 12 कटा दीजिए, 4 कम 4 चौथी है 12, 1/3 हो जाती है। देखो 1/3 माना हमारा सही बा। आगे देखिए फिर क्या कर रहा है, वह 1/4 हो जाती है। देखिए ये कर 1/4 हो जाती है कब, जब हर में 8 जोड़ दिया जाए, तो नीचे जोड़ा हो 8, तो 5/12 में 8 जोड़ जाओ, तो 5/12 कितना 20, और कटा दो 5 को 5 5 के 20, कितना हो गया 1/4। देखो 1/4 हो जाता है, मतलब हम सही बनी है ना, गलती नहीं की। यह है भिन्न कितना 5/12, 5/12। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। कह रहा है कि 6x वर्ग bx प्लस 2 = 0 का विविक्त कर 1 है, तो बताइए b का मान क्या होगा। 2012 का क्वेश्चन है, 2012 का ये क्वेश्चन है, और इस बार जो है ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी। बताइए कितना होगा, ऑप्शन में पूछ सकता है। तो देखिए हल करते हैं इसका, 6x वर्ग ऋण bx प्लस 2 बराबर 0 दे। देखिए द्विघात समीकरण है, तुलना करेंगे तो a का मान 6, b कैपिटल मानिए, a का मान 6 काहे कैपिटल मान रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ना -b दिया है, पहले ही से b दिया, b भी लड़ा देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, दोनों तरफ से लड़ जाएंगे ना, हमरा के लिखो हम रहम, इसलिए इसको कैपिटल मान लेंगे। पता चल नहीं कि बड़ा का भी हो छोटका हो ऋण b। अब बराबर c का मान 2, पूछ रहा है कि b का मान क्या, जबकि विविक्त कर दे दिया है। विविक्त कर को व्यक्त करते हैं d से,
काथे पे कल जला डी से क्या कह जला कुछ इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट क्या बोलते हैं इसे, विविध कर डी। और डी का मान कितना दिया है 1, कितना दिया है 1। बताइए आप लोग पढ़ेंगे कि डी का जो सूत्र होता है बी वर्ग माइनस 4ac, विविध कर का सूत्र होता है बी वर्ग माइनस 4ac बराबर कितना 1। अब मान रखिए, लेकिन हम लोग क्या माने ए बी सी कैपिटल में, तो क्या होगा बी वर्ग माइनस 4ac बड़का बड़का में। चलिए बी वर्ग का मान कितना दिया माइनस बी, अगर मूड़ी पर 2 घात माने सिर पर घात में 4 गुणे इंटू मैंने कहा गुणा ए का वैल्यू 6 सी माने 2 बराबर 1 ऋण के घात। देखिए तो अब बताइए यदि ऋणात्मक संख्या घात में सम हो, ऋण घात क्या हो सम हो, तो टोटल का टोटल मान यदि ओपन करेंगे तो कुछ भी अंदर हो उससे मतलब नहीं प्लस हो जाएगा, सम होगा। तो अगर यही विषम रहे, यही घात विषम है, जो मूड़ी पका जाए विषम, तो यहाँ पर माइनस का माइनस ही रह जाएगा। क्या हो जाएगा भैया माइनस का माइनस। याद रखिए सम रहे तो ये माइनस वाला जो है यहाँ पर आकर प्लस हो जाएगा। अगर ये विषम घात है, जैसे मान लीजिए ऋण 1 है, ऐसे घात दे दिया 59, तो बताइए पहले तो फिक्स है, जो भी हो माइनस फिक्स है, क्योंकि ये 59 क्या है विषम, विषम तो जब विषम में रहेगा तो माइनस, तो बताइए सम है तो धन हो जाएगा, तो विवर यहाँ पर धन लिखे चमक लिखे रहेगा माइनस 4 छक्का 24, 24 दूनी 48 भाई सही है ना, बराबर 1 बराबर 1 बी वर्ग ऐसे ही रोक लेंगे 1 अपने स्थान पर। अब इसको उठा करके छरदवाली की टपकाएंगे तो माइनस 48 से दोगे कितना होगा प्लस 48 बी पर 2। बताइए 49 से मिलकर हाँ बबुआ गलत ही माने तो प्लस 48 होगा ना, 48 से मिलकर कितना 49 बी ऐसे ही। पता इस वर्ग को हटाएंगे तो कितना होगा रूट में, वर्गवा हटी है ना सटाल जी, तो क्या होगा रूट में, ये जाकर के साइड में रूट हो जाता है यानी 49। और हम लोग जानते हैं कि भैया द्विघात समीकरण है तो इसमें प्लस माइनस लेने में क्या हर्ज है, ले सकते हैं प्लस माइनस, रूट का चिन्ह भी होता है b बराबर प्लस माइनस। अब 49 का वर्गमूल निकालेंगे तो प्लस माइनस 7, यानी इसका मान b का मान धनात्मक 7 भी हो सकता है और ऋणात्मक 7, यानी b का स्थान पर ऋण भी 7 हो सकता है, या धन 7 भी हो सकता है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहे कि सिद्ध करो, त्रिकोणमिति का सवाल है। देखिए ये त्रिकोणमिति का फॉर्मूला बना है, बोल रहे हैं कि दोनों जो पद है आपस में क्या बराबर है, कौन लेफ्ट की राइट। चलिए हम लोग ले चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड काट ए माइनस कास ए, अब बाटा में काट ए प्लस कास ए। चलिए दौड़ाते हैं। सबसे पहले क्या है कि काट है, देखिए साइन में और कास में, साइन में और कास में सवाल दिया हो तो इसे हम करेंगे नो चेंज। अधिकांश क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, नो चेंज। आप प्रयास कीजिए ना इस साइन वाला पद और कास वाला पद को परिवर्तन ना कर पाए, उसी तरह से छोड़ दे। लेकिन कुछ कंडीशन आ जाए तो ये चेंज कर सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी बाकी एकदम कसम खा ना चेंज करो, हो सकता है चेंज। तो साइन को और कास को प्रयास कीजिए कि आप ना बदले, स्थिति के अनुसार बदल सकते हैं। तो देखिए कह रहे कि कोसेक में लाना है तो काम करते हैं, यही कास वाला पद को छोड़ देंगे। देखिए कास है इसमें नो चेंज, बदलेंगे नहीं, बाकी काट वाला को बदल रहे हैं। तो देखिए काट का बदलेंगे तो अब बदलने का प्रयास भी कीजिएगा, तो प्रयास कीजिए कि साइन वाला में और कास वाला में बदल जाए। तो देखिए काट का फॉर्मूला होता है साइन कास पद में कास है, अब बाटा में साइन, अब माइनस कास सबके बाटा काट के भी वही फॉर्मूला भाई जन ऊपर ला तो नीचे वाला थोड़ी बदल जी, वही हुई कास है, अब बाटा में साइन है, अब प्लस कास ए। चलिए दौड़ते चलिए नौजवानों। देखिए इसमें क्या है कासे हैं और इसमें भी क्या कास है, ये दोनों में से कासे के घसका देता नहीं, यहां से भी और यहां से भी घसका दे रहे हैं। कॉमन इस वाला पद से और इस वाला पद से दोनों में से उठा करके हम बाहर कर दे रहे हैं, यहां से और यहां से दोनों में से कॉमन। तो बताइए यहाँ से कॉमन करेंगे, कॉमन तो बोला भाग, तो बताइए काटाएंगे तो का से कम कास एक बार में बटा साइन, बीच में क्या माइनस, यहाँ से घसका दिए हैं कॉमन कर लिए हैं तो कास में तो कितना होगा 1 बटा, और यहाँ से भी घसका दे तो कासे यहाँ से जब हटाएंगे कासे यहाँ से भी घसकाएंगे तो कितना बचेगा 1, यानी कॉमन कर ले तो 1 भाग देंगे कासे कम कासे एक बार में, और नीचे वाला छेड़छाड़ नहीं हुआ है देख लीजिए, ऐसे छोड़ देंगे प्लस कासे निकालेंगे, इसमें भी कितना बचेगा 1। बताइए कास कठिन हूं, चलिए कास हो गया बेचारा डिलीट। अब बताइए 1 बटा साइन, अब तो इतना साल से पढ़ाई कर रहे हैं साल भर से, इतना याद होगा ही 1 बटा साइन को उल्टा होता है कोसेक, 1 बटा साइन को उल्टा है कोसेक। अब -1 देखा तो ऊपर आया
बाटा आ 1/साइन जन ऊपर आ तो नीचे उहे हसियरा 1/साइन उल्टा कोसेक है +1 बबुआ राइट हैंड साइड RHS राइट हैंड साइड देखिए दोनों बराबर है, ये मान लन था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं। देखिए भैया अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 8 पर। कह रहे कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। अब बताइए 15 गुणजों मतलब यही तो लग होता है कि ये समांतर श्रेणी के प्रश्न है। चलिए उठाते हैं भैया, सॉल्व कर लें। देखिए 8 के प्रथम 15 गुणजों मतलब 15 पद तक चला है। 8 का 8 का 8 8 2 16 चलते रहिए। 8 के प्रथम 15 गुणज, पहले तो गुणज लिखे। चलिए मान लीजिए 8 है और अंदर क्या करें 1 2 3 4 ऐसे कितने तक ले 15 पद तक चलेंगे। कितने पद तक 15 पद तक दौड़ा देंगे 15 तक ले तो गुणा कीजिए 8 का 8 8 दूनी 16 और 3 के 24 और 4 के 32 कहाँ तक चला है 15 पदों तक। 15 पद तक देख लीजिए 8 उठाना है प्रथम 15 तक, मतलब प्रथम ने 1 से स्टार्ट करना है कहाँ तक 15 पद तक, तो 15 में भी गुणा कर दीजिए और फिर एक एक जोड़ी है 8 + 24 प्लस इतना कपार के ऊपर छितरा का फट जी कितना जोड़ेंगे। एक काम कीजिए इसीलिए बनाया गया है समांतर श्रेणी। क्या बनाया गया है समांतर श्रेणी का, आप इसका उपयोग कीजिए बच्चों और इसको 60 में हल कीजिए। चलिए ये तो फिक्स है कि 15 पद है, कोई छेड़छाड़ नहीं 15 पद। यहाँ पे गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने तक ले 15 पद तक चलेंगे, तो इसका फिक्स है कि 15 पद है। ये जो आपका प्रथम पद है 1 = 8 1 = 8 डी निकाल लीजिए। तो क्या करेंगे अगला पद में से पिछला पद घटा देंगे तो ये आपका डी हो जाएगा, यानी 8 होगा। कितना होगा भैया 8। अब निकाल लेते हैं ए से n बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। अब क्या जब a और d हमेशा याद रखें समांतर श्रेणी में a और d अगर दो पद निकल जाए ना तो सोचिए कि आप पदों की निकाल सकते हैं, समांतर श्रेणी का कुछ अगला पद निकाल सकते हैं। तो बस a और d याद रखेगा, कोई भी समांतर श्रेणी का सवाल है तो पहले प्रयास करने कि हम लोग को a निकल जाए और d निकल जाए, उसके बाद ही कुछ सोचना है। ये दो को मिलल जरूरी बा, a के मिलल जरूरी बा और d के मिलल जरूरी, दोनों मिल जाए तो जान जाए कि हमने आधा जीवन सफल बा। चलिए n का स्थान पर 15, यहाँ पर भी n का स्थान पर 15 बटा में 2 2 × मैंने गुणा a का स्थान पर 8, फिर यहाँ n का स्थान पर क्या दिला 15 और -1 × d का वैल्यू 8 15/2 मल्टीपल कीजिए 2 8 16 15 में से जाइए 14 15 में से 14 और गुणा कीजिए और 4 के 32 के 2 हाथ से 3 8 112 हो सही बनू 14 हमें देख रहे गुणा हो और 4 के 32 के 2 हाथ से 3 8 का 3 11 सही है 15/2 इंटू में गुणा जोड़िए 2 6 8 1 1 2 128 आधा कर दीजिए 2 6 का 12 और 2 4 8 गुणा कीजिए 15 4 के 60 के 0 हासिल 6 15 6 का 90 और 90 और 6 96 यानी फाइनल आपका उत्तर हो गया 960। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए अब हम लोग क्वेश्चन 9 पे चलते हैं। कह रहे हैं कि एक आंकड़ा दे दिया है, आप पूछ रहे हैं बहुलक क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात कीजिए, बहुलक ज्ञात कीजिए। हम लोग का बहुलक निकालना है, क्या निकालना है भैया बहुलक। देखिए बहुलक एकदम आसान है, आप मिला लीजिए कि ऐसा कौन सा संख्या है जो बार बार रिपीट करते हैं। देखिए तो 2 1 2 3 4 बार 3 1 2 हमको तो लग रहा है कि केवल 2 ही सबसे सर्वाधिक बार आया। देखिए ना 1 2 3 4 जो सबसे ज्यादा बार आया वही बहुलक होगा। तो सबसे ज्यादा बार कौन है 2, यानी बहुलक 2 होगा। यहाँ पर आइए पूछ रहा है कि शून्यांकों की संख्या क्या होगा। शून्यांकों की संख्या सबसे माने क्वेश्चन दे भी सकता है, ये ऑप्शन में पूछ सकते हैं कि चित्र दे देगा, पूछेगा बताइए इसमें शून्यांकों की संख्या होगा 2 3 4 इस तरह करके ऑप्शन में। देखिए सबसे इंपोर्टेंट क्या चीज है इसमें कि अगर कोई भी रेखा अगर इतना बना दिया एक्स अक्ष वाई अक्ष बना दिया है तो अगर जो वक्र जो रेखा होती है एक्स अक्ष को ये वाई अक्ष और एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे उसका उतना ही शून्यक होगा। याद रखेगा ये जो आंकड़ा बनाया है, तो अगर ये वक्र रेखा अक्ष को एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसका उतना ही शून्यक निकलेगा। जांच कीजिए वाई वाला नहीं, वाई वाला पर मतलब नहीं है, केवल एक्स अक्ष को देखना। तो देखा था यहाँ से स्टार्ट हुई
यहाँ से एक जगह यहाँ पर टच किया, ये छोड़ दीजिए तो वाई वाले वाई नहीं लगा है, एक सच कहाँ है यहाँ पर, ये यहाँ पर एक और फिर यहाँ पर दो, यानी शून्यों की संख्या 2 3, चूंकि रेखा एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, 3 बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है या करती है, कर रही है। अतः शून्यों की संख्या, कितना भैया 3, जितने जगह पर प्रतिच्छेद कर, जैसे मान लीजिए एक बना दे रहे हैं, दे दिया है और पूछ रहा है कि बताइए इसमें शून्यों की संख्या कितना होगा। ध्यान से देखिए, हमको वाई से नहीं मतलब है, सिर्फ मतलब एक अक्ष है। तो देखिए एक अक्ष है और वाई अक्ष है, तो देखिए एक अक्ष कितने बिंदु पर, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, 2 जगह शून्यों की संख्या 2। मान लीजिए एक और दे दिया, मान लीजिए ऐसे दे दिया, पूछ रहे बताइए शून्यों की संख्या। तो देखिए ये वाला वाई अक्ष है और ये आपका एक अक्ष है। तो देखिए यहाँ पर कोई, आप एक अक्ष को ध्यान से देखिए, ये जो लेटा हुआ है एक अक्ष देखिए कहीं पर भी ये वक्र रेखा टच नहीं करी है, प्रतिच्छेद नहीं करी है, अर्थात इसके शून्यांकों की संख्या 0 होगी, क्योंकि वाई से थोड़ी मतलब हम लोग का एक अक्ष देख रहा है केवल, है ना। चलिए अब इसी तरह से हम लोग अगले एक नए सीक्वेंस में नए सीरीज के साथ आएंगे और उसमें और इंपोर्टेंट सोचेंगे कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे। तो उम्मीद है कि आपका जो भी ये प्रश्न है हमने आप दिया तो आपको समझ में जरूर आएगा। आप थोड़ा कमेंट करके हमें बताइए जरूर, क्योंकि थोड़ा उसे राहत मिलती है पढ़ने में भी, हाँ क्या क्या बच्चे सब लिखे हैं। जय हिंद।